हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं एग्जाम में। तो इसको आप जितने अच्छे से पढ़ लोगे, जितने अच्छे से समझ लोगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप इसको अच्छे से समझ लो। यू कैन राइट अबाउट इट। ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है। सो पहले हम इंडस्ट्री को देखते हैं। इंडस्ट्री थ्री पार्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी। ठीक है। कॉमर्स जो होता है वो होता है ट्रेड एंड सेकंड इज अ लग्जरी ऑफ ट्रेड। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे किसमें क्या आता है, किसके क्या पार्ट्स हैं, उसको और अच्छे से थोड़ा एक और ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है। ये सब डिवाइडेड ग्राफ है, ये इसमें और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। ये सारी जो हेडिंग्स हैं हमको इंडिविजुअली हम सारी ऑलमोस्ट सारी हेडिंग्स को एक एक बार सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का पहले सारा जो क्लासिफिकेशन है वो समझ लेते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली तीन में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी को सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी जो है वो है एक्सट्रैक्टिव और जेनरेटिव। ठीक है। जेनरेटिव देखो, प्राइमरी जो है वो दो में डिवाइडेड है, ये है एक्सट्रैक्टिव और ये है जेनरेटिव। फिर सेकेंडरी जो है वो दो में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर इधर देखते हैं, जो हमारा ट्रेड है वो भी दो में डिवाइडेड है, होम एंड फॉरेन। और फिर होम में भी दो हैं, होलसेल एंड रिटेलर। फिर जो हमारा आगे जो होलसेलर है वो भी आगे सर्विसेज में डिवाइडेड है। ये हमारा लग्जरी ऑफ ट्रेड है, वो भी आगे डिवाइडेड है। देखो, जो फॉरेन में है वो भी तीन तरीके के होते हैं। फॉरेन ट्रेड जो होते हैं वो भी, होम ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, और फॉरेन ट्रेड भी जो है वो तीन में डिवाइडेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ठीक है। एलेक्जरीज ऑफ ट्रेड क्या है? ये बेसिकली जो ट्रेड के साथ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो होती हैं एलेक्जरी ऑफ ट्रेड। इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। ठीक है। इन सबको हम इंडिविजुअली डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा एक चार्ट है, इसको समझ लेते हैं। ये आपको ब्रीफिंग में इसलिए अभी चार्ट्स बताए हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि आगे क्या है, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग्स आ जाती हैं इकट्ठे। तो हम अगर इन चार्ट से थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके। या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या होता है? इंडस्ट्री बेसिकली डीलिंग विद प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट्स और गुड्स के साथ डील करते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन की बात होती है, और कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। ये दिखाई दे रहा है, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन के बारे में बात करती है, प्रोडक्शन। और इधर वो कह रहा है कॉमर्स जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, दैट इज कॉमर्स। ठीक। इसमें देखो तीन तरीके की होती है इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी जो है वो दो तरीके का है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी जो है वो भी दो तरीके का है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। टर्शियरी को बेसिकली सर्विसेज भी बोला जाता है। ठीक है। फिर ट्रेड जो है वो ट्रेड इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड जो होता है उसको डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड जो होता है वो। डोमेस्टिक ट्रेड जो मतलब कंट्री के अंदर किया जाएगा, ये हमारा होलसेलर और रिटेलर दो में डिवाइडेड है। और जो एक्सटर्नल, जिसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, वो हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। ठीक है। एलेक्जरीज ऑफ ट्रेड क्या है? जो ट्रेड के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ट्रेड करने के लिए, दैट इज इंक्लूड लग्जरीज ऑफ ट्रेड या एड्स ऑफ ट्रेड्स भी बोलते हैं इसको। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, हमारा कम्युनिकेशन, ब्रेकिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाएगा। बैंकिंग है, ये ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन एवरीथिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है। अब अच्छे से पढ़ते हैं, सबको एक एक करके आराम से अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज है। कितने तरीके की थी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज? बेसिकली हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, और होता क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोज एक्टिविटीज, दोज
those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species. The primary industries include those activities through which the natural resources are used to provide रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमारा जो रॉ मटेरियल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली आ जाती हैं, और जो रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है. ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेसिकली दो तरीके की होती हैं. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव, सेकेंड इज जेनेटिक. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. सो एक्सट्रैक्टिव में क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज, दोज आर इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ. जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसको निकाला जा रहा है. अगर हम अर्थ के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, लाइक अर्थ के अंदर से हम वाटर, एयर, कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं. हमारे कोल, आयरन, गैस, ये सब हमारे एक्सट्रैक्शन में आ जाता है. ठीक है, जो हमारे एलपीजी जो गैसेस होती हैं, और हमारा जो कोल होता है, आयरन होता है, ये सब हमारा इसी में आता है, एक्सट्रैक्टिव में. ठीक है, फार्मिंग भी इसी में आता है, माइनिंग भी इसी में आता है, लुम्बरिंग इसमें आता है, हंटिंग भी इसी का पार्ट है, फिशिंग भी इसी का पार्ट है, कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, फार्मिंग वगैरह हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तो अंदर से नहीं निकलती हैं, जैसे कि फार्मिंग और माइनिंग तो ऑब्वियसली अंदर से हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर दें. हंटिंग एंड फिशिंग भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि हम अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव के बाद है जेनेटिक. इंडस्ट्रीज रिफर्स टू दोज industries under which the breed of animals and vegetables are imposed and made more useful, etc. Poultry farms, dairy farming, fish hatchery, cattle breeding. ठीक है, जो एनिमल से हम लोग जेनेटिकली अर्थ के ऊपर से हम जो उगा रहे हैं, बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक. अगर हम अर्थ के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, सो दैट इज एक्सट्रैक्टिव. और ऊपर जैसे कि पोएट्री फार्म्स हो गए हमारे, शीप्स वगैरह, काऊ वगैरह, इन सब के जो चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, पोएट्री फार्म्स हो गए. फिशेस हैचरिंग, ठीक है, फिश को ऊपर मतलब पालना वालना, फिश को अलग तरीके से ट्रीट, फिशेस को यूज करना. सो ये सब हमारी जेनेटिक में आ जाती हैं, जो हम लोग अर्थ के ऊपर करते हैं. ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारी है सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी में तो ये था कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेस से ले रहे थे. सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या है, द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज. इसमें हम उन्हीं चीज़ों को यूज करेंगे जो हमारी पास हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से मिली, जो हमने प्राइमरी से एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, एज देयर रॉ मटेरियल. ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी एक्टिविटीज से जो हमने निकाला है, जो प्रोडक्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया है या फिर जेनेटिक एक्टिविटीज के थ्रू में हमें मिला है, वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कच्चा माल की तरह यूज करते हैं, क्या, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है, सो जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स तो दे रखे हैं इधर, मैं आपको बता देती हूँ. आयरन हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के थ्रू, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू निकाला, हमने आयरन निकाला. ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया. उसके बाद स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन द सेकेंडरी. उसके बाद उस आयरन का स्टील बना. ठीक है, तो वो कौन करेगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में होगा. ठीक है, सेकेंड उन्होंने एग्जाम्पल दी, प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी. ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया कि कॉटन हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में उगाते हैं, लेकिन उसी कॉटन का जो क्लोथ है वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाते हैं. ठीक है, सो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. बट उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, पहले हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग के कुछ टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द industries are engaged in the process of conversion of raw material or semi finished goods into a finished products. So manufacturing industries क्या होती हैं, वो semi finished products या फिर रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती है. सेमी फिनिश और रॉ मटेरियल क्या होता है, जो कच्चा माल होता है या फिर आधा बना हुआ माल होता है, उसको फिनिश प्रोडक्ट, जो पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाता है, उसमें कन्वर्ट कर देती है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम ये होता है. ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पेपर फ्रॉम बैम्बू, शुगर फ्रॉम शुगर केन, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स. ठीक है, उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे कि पेपर बना देती है बैम्बू का, बैम्बू ट्री के जो
तने होते हैं, तने मतलब जो लकड़ी होती है बैम्बू ट्री की, उसी से बनता है पेपर, ठीक है। शुगर बनती है शुगर केन से। तो ये क्या हुआ, शुगर कैसे बनी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनी, लेकिन इसके भी पार्ट हैं अलग अलग। सो हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या आ जाता है, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना रहे हैं एक प्रोडक्ट से, वन मटेरियल से, देखो वन मटेरियल लिखा है ना, वन मटेरियल से हम एक चीज बना रहे हैं, वन मटेरियल, आउट ऑफ वन मटेरियल हम बना रहे हैं, तो फिर वो होती है एनालिटिक्स, उसको एनालिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने पेट्रोल डीजल गैस आउट ऑफ क्रूड ऑयल, एक क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल भी निकालते हैं, डीजल भी उसी से निकलता है, और गैसोलीन, गैसोलीन क्या होती है, जो साइकिलों में ग्रीसिंग के लिए जो यूज होती है वो होती है गैसोलीन। सो वो भी उसी से निकलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड है प्रोसेसिंग। Processing are those industries wherein useful things are manufactured by making the raw material to pass through different production process. Process क्या होता है, एक के बाद एक स्टेप चलना, ठीक है। So those industries wherein useful things are manufactured by making the raw material to pass through different production processes, जिसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं एक प्रोडक्ट को बनने के लिए, वो हमारे प्रोसेसिंग में आ जाता है। जैसे कि वो बोल रहे हैं स्टील फ्रॉम आयरन ओर, शुगर फ्रॉम पेपर इंडस्ट्रीज, इसका एग्जाम्पल है स्टील और शुगर। सो ये काफी सारी स्टेजेस में बनाया जाता है, पहले मतलब एक स्टेज होगी, फिर दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज, तो वो प्रोसेस करता है पूरा काफी सारे स्टेजेस में। सो दैट इज फॉर प्रोसेसिंग। एनालिटिक्स में क्या था, एनालिटिक्स में क्या था, एक मटेरियल से काफी सारी चीजें बनाई जा रही थी, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल गैसोलीन, ये सब चीजें बनाई जा रही थी। अब प्रोसेसिंग में क्या है कि काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक के लिए। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या है, मेनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वेरी इजी, काफी सारे प्रोडक्ट्स को साथ में लाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। इसमें ये एनालिटिक्स से उल्टा है, उसमें एक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे, सिंथेटिक में काफी सारे मटेरियल के एक साथ एक प्रोडक्ट बना रहे। असेंबलिंग में और सिंथेटिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। Wherein the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product, computer, watches, cars, televisions, etc. Okay. Assemble में क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। assemble क्या होता है, सब चीज जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे तैयार हुए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे जो सैमसंग के फोन्स होते हैं, उसमें जो बैटरी होती है वो लिखा होता है मेड इन चाइना है, ठीक है, और उसमें चिप होती है वो कहीं और की बनी होती है, स्क्रीन जो होती है वो कहीं और से बनती है। सो वो असेंबल हो जाता है। जैसे कि इंडिया में मी फोन्स जो हैं, हमारे रेडमी के फोन्स हैं, उसकी जो कंपनी है वो यहाँ पर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो वो असेंबलिंग है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो यहाँ पे उसका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ नहीं बनाते हैं, उसको असेंबल करते हैं। मतलब चिप कहीं से बन के आती है, बैटरी कहीं से बन के आती है, स्क्रीन कहीं से बन के आती है, और फोन की बॉडी कहीं बन के आती है, तो उन सब सामान को मिला के उसको एक फोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो असेंबलिंग ये होता है, इकट्ठे पार्ट्स को लाके ये बनाया जाता है। सिंथेटिक में क्या था, मिक्स किया जा रहा था काफी सारी चीजों को, ठीक है। असेंबलिंग में क्या है, उसको मिक्स करके नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे। असेंबलिंग में हम इसमें भी न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंथेटिक में भी न्यू प्रोडक्ट ही बनाते हैं, बट उसमें उनको मिक्स करके जो उनकी ओरिजिनल जो उनकी एक प्रॉपर्टी थी उसको दूसरे में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन असेंबलिंग में वो चीज वैसे ही रहती है, लेकिन साथ में जुड़ के एक नई चीज बना देती है, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सो मैन्युफैक्चरिंग में दो होते हैं ना, वो सॉरी सेकेंडरी में दो होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो सेकेंड कंस्ट्रक्शन आ गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स एंड रोड्स। सो कंस्ट्रक्शन में हमारे जो रोड्स जो बिल्ड होते हैं, ये सब सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है, रोड्स, डैम्स, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन में अलग से पॉइंट किया जाता है। सो थर्ड इज टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री। सो दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया दीज डेज।
So tertiary or service industry is concerned with providing services with the facility a smooth flow of goods and services. So ये एक smooth flow of goods and services provide करते हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि ये सब क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, हमारा बैंकिंग आ जाता है, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें ध्यान रखती हैं कि जो हमारा स्मूथ फ्लो है वो हो गुड्स और सर्विसेज का, ठीक। सो ये सर्विस सेक्टर इंश्योर करता है। सो जैसे एग्जांपल देती हूँ सर्विस सेक्टर का, जैसे कि हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं। अब हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट से हमने कुछ ऑर्डर किया, हमें नहीं मिला, तो हम उनके कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हैं, फिर वो पता करते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे अटक गई है, वेयर हाउस में की या कहाँ डिलीवरी पर्सन के पास है, कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, आपकी पेमेंट नहीं हुई या क्या नहीं हुआ, वो सब बता देंगे आपको। सो सर्विस सेक्टर एक स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करता है। सो आपने उसको कंप्लेन कर दी तो वो देखेगा कि कहाँ पे अटका पड़ा है, फिर वहाँ से उसको मूव करवाएगा और आप तक ऑर्डर पहुँच जाता है। सो ये एक सर्विस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल था। सो नेक्स्ट इज कॉमर्स। नेक्स्ट आ गया कॉमर्स हमारा, एक था इंडस्ट्री और दूसरा था हमारा कॉमर्स, बिजनेस की एक्टिविटीज में टाइप में। सो सेकंड कॉमर्स है, कॉमर्स पढ़ते हैं। Commerce refers to those activities which help directly or indirectly in the distribution goods to the ultimate customers. ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जो हमारा गुड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमर्स हेल्प करेगा, ठीक है, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच जाए प्रोडक्ट या गुड या सर्विस जो भी है, ठीक है। कंज्यूमर रिफर्स टू ऑल दोज सॉरी Commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to the consumers. It enables all those activities which are necessary for maintaining the free flow of goods and services. ठीक है, सो ये जो भी हमारा जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रॉपर तरीके से हो, ये इंश्योर करने की कोशिश करता है। सो ये एक हिंड्रेंस फ्री, मतलब जैसे कि आपके प्रॉब्लम ना आए उसको इंश्योर करता है और मेंटेन करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स प्रोवाइड करता है सपोर्ट। सो ये हिंड्रेंस किस तरीके के हिंड्रेंस हटाता है, देखो हिंड्रेंस मतलब जैसे जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना उसको किस तरीके से हटाता है। देखो, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, अगर कोई पर्सन की थ्रू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो ट्रेड के थ्रू हटाएगा। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस आ रही है तो वो ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हटाएगा कॉमर्स, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम है तो थ्रू वेयर हाउस के थ्रू करेगा वो, अगर टाइम में दिक्कत आ रही है रखने में, अगर ज़्यादा टाइम रखना है तो फिर वेयर हाउसिंग की रखने की सुविधा कर देगा। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है तो रिस्क अगर किस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है, चोरी, आग लगने का, डूबने का या किसी और तरीके का, तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है तो बैंकिंग की फैसिलिटी देता है, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है। अगर इंफॉर्मेशन की दिक्कत आती है तो एडवर्टाइजमेंट, बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट यूज होती है, ठीक। तो देखते हैं एक करके फंक्शंस ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे पीछे चार्ट में, वही एक एक करके पढ़ेंगे, वही आ जाते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में। ये बेसिकली हिंड्रेंस, जो हमारे हिंड्रेंस क्या होते हैं, जो रुकावटें, हिंड्रेंस मतलब रुकावटें जो आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के थ्रू, उसको किस तरीके से हटाया जाता है ये, ठीक। सो रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे, मतलब अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको कंज्यूमर को वो गुड प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे, ट्रेड के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्रोडक्शन टू द मार्केट ऑफ सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है तो फिर मतलब एक प्लेस की दिक्कत है, दूर है, तो कोई दूरी की प्रॉब्लम कैसे हटाई जाएगी कॉमर्स में, सो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हटाई जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाएगी। कहीं पे प्रोड्यूस हुई तो कहीं पे सेल होनी है, मार्केट हमारा हर जगह होता है और लेकिन प्रोड्यूस हमारा कुछ ही जगह होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उन चीजों को वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज इन वेयर हाउस एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक और गुड्स टू बी सोल्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठे प्रोड्यूस कर दी, बिकॉज प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है बट सेल लार्ज अमाउंट में नहीं होती है, तो उसको कुछ टाइम तक स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, उसको रखना पड़ेगा। हम फटाक से जाके बाजार में बेच नहीं देंगे क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होती है मार्केट में, तो उसको थोड़े टाइम तक स्टोर करेंगे, फिर जैसे डिमांड आएगी फिर उसको
तब वो दे दिया जाएगा। या फिर जैसे कि कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, वो बिकेगा तो दूसरा सामान हम वहां पे जाके रख सकते हैं, तो तब तक वो सामान कहाँ रखा जाएगा, तो उसको वेयर हाउस में रखा जाता है बेसिकली, ठीक है। सो हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो है वो हमारा वेयर हाउसिंग से जाता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, उस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। ये आपको डिटेल में समझा रही हूँ बट आप चार्ट के थ्रू याद कर लेना, ठीक है। सो इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। सो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैसे जाएगा? रिस्क रिस्क बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। अब चोरी का डर रहता है, आग लगने का डर होता है, कहीं पे किसी और चीज का डर होता है, एक्सीडेंट्स का डर होता है। सो इंश्योरेंस रिमूव द रिस्क, जो रिस्क ऑफ लॉस है या रिस्क ऑफ डैमेज है गुड्स का, वो रिमूव करता है हमारा इंश्योरेंस। Banking removes hindrance of finance by providing funds to the businessman for acquiring assets, purchasing raw material and meeting other expenses. ठीक है, तो बैंकिंग किस तरीके से, बैंकिंग हमें फाइनेंस और बैंकिंग हमें प्रोवाइड करेगा अगर हमें पैसा चाहिए रॉ मटेरियल या फिर बिजनेस के लिए, सो इट विल हेल्प अस। नेक्स्ट, advertising remove hindrance of information by informing consumer about goods and services available in the market. Advertisement हमें लगता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज होती है, दैट इज पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बट एडवर्टाइजमेंट बेसिकली जो होता है, एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन फ्लोट करने के लिए होता है। जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दी जाती है। कंज्यूमर्स को बताया जाता है कि ये गुड्स हैं, सर्विसेज हैं मार्केट में, जैसे आती रहती है ना एडवर्टाइजमेंट्स हमारे पास। सो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लोट की जाती है। सो नेक्स्ट हमारा आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन दो, ये अभी हमने पढ़े थे, वो फंक्शंस थे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स हमारा दो टाइप का था, ट्रेड एंड एड ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड पढ़ते हैं और फिर एड ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेड आ गया। ट्रेड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट इज रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बेसिकली ट्रेड क्या है? खरीदना, बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल। सो टाइप ऑफ ट्रेड इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके के हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इनके भी टाइप्स हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड से भी टाइप हैं, ठीक है। सो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जब एक कंट्री के अंदर हम सेल या परचेज कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज की, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। मतलब एक कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रेड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इसको होम ट्रेड भी कहते हैं और इसको इवन डोमेस्टिक ट्रेड्स भी कहते हैं। सो इंटरनल ट्रेड्स दो तरीके के होते हैं, होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड्स। सो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड्स क्या है। टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज हैं, होलसेल और रिटेल। तो होलसेल में क्या है? रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जब हम लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं ना, देखो जब हम लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं ना, तो वो हमारा होलसेल ट्रेड्स हो जाता है, ठीक है। होलसेल ट्रेड्स में हम हमेशा लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, ठीक है। A wholesaler buys goods in a large quantity from the producer and sells them to other dealers. He serves as a connecting link between the producer and the retailers. तो retailers को बेचता है, जो wholesaler है वो retailer को देगा, इससे जो producer है उससे उसने wholesaler ने खरीद लिया, फिर wholesaler retailers को देगा, ठीक। सो नेक्स्ट हमारा है रिटेलर ट्रेड। रिटेलर क्या है? रिटेलर बेसिकली होलसेलर से लेते हैं। refers to buying of goods and services in a relatively small quantities than wholesalers. wholesaler से थोड़ा कम quantities में खरीदेगा and selling them to the ultimate customers. wholesalers ultimate customers को कम देते हैं लेकिन कम देते हैं, but retailers का main objective ही होता है ultimate customers को देना services और trades, sorry services and goods. next एक्सटर्नल ट्रेड्स। ऑब्वियसली एक्सटर्नल ट्रेड्स, जब इंटरनल ट्रेड दिया था विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, सो ये हमारा हो जाता है, इट इज रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। बियॉन्ड जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री, कंट्री के बाहर भी बेच सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड्स, ठीक है। कंट्री से बाहर, जब कंट्री के अंदर की बात, कंट्री के अंदर
गुड्स एंड सर्विसेज बेचने की बात हो रही थी, सो दैट इज कम्स अंडर इंटरनल ट्रेड। अब कंट्री के बाहर बेचने की बात हो रही है, दैट इज कम्स अंडर एक्सटर्नल ट्रेड्स। External trades can be classified into three broad categories. तीन categories हैं. It is also known as trade between two or more countries. ठीक है, trade between two and more countries, इसको ये भी नाम दिया गया है, और इसको foreign trade भी कहते हैं. So it's of three types: export trade, import trade, और entreport trade. So first is import trade. इम्पोर्ट ट्रेड क्या है? इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर गुड्स जो है वो अनदर कंट्री से परचेज किए जा रहे हैं, मतलब हम परचेज कर रहे हैं, इट्स कम से अगर परचेज की जा रही है, देखिए आप परचेज लिखा है, परचेज की जा रही है, जब परचेज की बात हो रही है फ्रॉम अनदर कंट्री, इफ इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करना, दूसरी कंट्री से मंगाना, दैट इज कम्स अंडर इम्पोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट. सो एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट इफ द गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्री, इसमें सोल्ड होता है, उसमें परचेज था, इसमें सोल्ड होता है टू अदर कंट्री, इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट, एंटरपोर्ट ट्रेड, वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. ये वाला सुनिए ध्यान से. एंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि आपने किसी कंट्री से उस गुड्स को खरीद लिया, ठीक है, फिर उस गुड्स को दूसरी कंट्री को बेच दिया. सो वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड, पहले इंपोर्ट करा हमने, खरीदा उसको, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री को बेच दिया टू अनदर कंट्री. दैट इज इंडियन फर्म्स में इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका एंड एक्सपोर्ट टू द सर्विस टू नेपाल. फिर जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका से खरीद लेते हैं, ठीक है, और फिर वो नेपाल को बेचते हैं. क्यों करते होंगे ऐसा, सोच रहे होगे आप. सो क्या होता है कि जैसे इंडिया को ज्यादा मात्रा में खरीद लिया, इंडिया ने बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद लिया, सो एक मिनिमम कुछ बाइंग लिमिट होती होगी, तो इंडिया ज्यादा मात्रा में खरीद लेता है, नेपाल को उतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, मतलब जो मिनिमम उनकी लिमिट थी उस मात्रा में नहीं चाहिए नेपाल को, तो इंडिया का करेगा और बड़ी मात्रा में खरीद लेगा, बिग अमाउंट में खरीद लेगा, और उसी को नेपाल को जितना उन्हें चाहिए उतना उन्हें दे देगा, और बाकी इंडिया अपने पास रख लेगा. और भी बहुत सारे टर्म और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है. So allergies to trade, allergies to trade हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. So allergies to trade में क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट. Allergies to trade, all those activities which help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods are called allergies to trade, and overall of activities given below. सो एलर्जीज ऑफ ट्रेड को एड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं. एड ऑफ ट्रेड क्या होता है, जैसे फर्स्ट एड होता है ना, वैसे एड ऑफ ट्रेड होता है. एड मतलब क्या, जैसे कि अगर आपको चोट लग गई तो फटाफट से आपको हेल्प की जाती है, एड दिया जाता है. सो वैसे ही एड ऑफ ट्रेड क्या है, अगर ट्रेड में कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एड दिया जाएगा. तो उसको एलर्जीज ऑफ ट्रेड भी कहा, एलर्जीज टू ट्रेड भी कहा जाता है, और एड टू ट्रेड्स भी कहा जाता है, ठीक है. सो ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूव करें वेरियस हिंड्रेंस, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रेड के अंदर, विच आर अराइजिंग विद द कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं ट्रेड में, गुड्स और सर्विसेज में, उसको कहा जाता है एलर्जीज टू ट्रेड. एंड ओवरऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज गिवन बिलो. अब एक एक करके एलर्जीज ऑफ ट्रेड क्या है पढ़ते हैं. फर्स्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है. अगर मतलब जैसे द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर देयर आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द ऑब्स्ट्रक्ट्स ऑफ प्लेस इज कॉल्ड रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट. ये हमने कॉमर्स के फंक्शंस में भी पढ़ा था. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है. अगर एक जगह से दूसरी जगह, अगर एक जगह सामान बन रहा है और उसको दूसरी जगह पहुंचाना है, डिमांड उसकी हर जगह है कंट्री के पार्ट में, लेकिन वो बनता एक ही जगह पर है वो प्रोडक्ट, तो उसको दूसरी पार्ट में कंट्री के पहुंचाना है, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हिंड्रेंस आ रही है, वो किससे रिमूव होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन से होती है, ठीक है, जो ये ऑब्स्टिकल आ रही है. सो द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट. Along with transport, communication is also important service in help of information between producer, consumer, traders. The common communication services are postal service, telephone, fax, internet.
सो कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। कोई सामान आ रहा है तो हम पहले इन्फॉर्म करेंगे, या डिमांड है तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा, भाई इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, भेजो। उन्होंने बताया, फिर हम बताएंगे हम सामान भेज रहे हैं, आपके पास सामान आने वाला है। सो ये कम्युनिकेशन अलग अलग से चीज़ों से किया जाता है। पोस्टल सर्विसेज से करा सकते हो आप, मेल्स के थ्रू कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट के सॉरी टेलीफोन के थ्रू कर सकते हो, फैक्स के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट ईमेल्स के थ्रू कर सकते हो। इन सब चीज़ों के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट, सो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम फिर से आगे पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, शॉर्टेज, थ्रेफ्ट, फायर एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। सो इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है अगर हमें कोई डैमेज का रिस्क है गुड्स का, तो हम इंश्योरेंस करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग में हमारा रहता है बेसिकली देयर इज अ जनरली अ टाइम लॉन्ग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम लैग, एक टाइम होता है जब चीज़ बनती है और या चीज़ कंज्यूम होती है, उसके बीच में काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि तुरंत डिमांड नहीं आ जाती उस प्रोडक्ट की, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी solved by storing goods in warehouse from the time of production till they are demanded by consumer। ठीक है, जब प्रोडक्शन हमें पहले ही करना पड़ेगा, एकदम प्रोडक्शन करते ही डिमांड नहीं आ जाए, प्रोडक्शन पहले करके रखना पड़ेगा। आप मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल होगी तभी तो खरीदोगे, तो बनाना तो पहले ही पड़ेगा। सो बेसिकली प्रोडक्शन और कंजप्शन में एक बीच में टाइम लिमिट होती है। सो उसको उसके साथ उस चीज को डील करने के लिए वेयर हाउसेस में उन सामान को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट आया हुआ है मार्केट में, या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, सो सर्विसेज अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलती है। प्रोस्पेक्टिव बायर्स क्या होते हैं? जो इंटरेस्टेड बायर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के। So it is through advertising that the customer come to know about the new products and their utility। उनकी वो किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगे वो प्रोडक्ट्स, और क्या प्रोडक्ट है नया प्रोडक्ट। बैंकिंग एंड फाइनेंस। Business need fund for acquiring assets, purchase raw materials and meeting other expenses. Necessary funds can be obtained from a bank। ठीक है, सो फाइनेंस और बैंकिंग जो है वो बिजनेस की हेल्प करती है। आपको कोई अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको पैसा चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ी भारी मशीन खरीदनी है, या आपको थोड़ी कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको फाइनेंस चाहिए होता है, बैंक से हमें मिल जाता है वो नेसेसरी फंड जो हमें चाहिए। सो ये जो है ना, ये बेसिकली बता रहे हैं